हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे आरपीएफ एसआई का 3 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 3 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखेगा। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था दिल्ली में 2023 में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कौन सा संस्करण था। दिल्ली में 2023 में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स का यह पहला संस्करण था। अब यहाँ पर देखिए कई फैक्ट बन जाते हैं। पैरा गेम्स जो था इसको हम कहते हैं उज्ज्वला खेलो इंडिया। तो उज्ज्वला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आधिकारिक शुभांकर का क्या था। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उज्ज्वला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आधिकारिक शुभांकर था गौरैया। उज्ज्वला को एक गौरैया के रूप में जो है वो दर्शाया गया है, यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पैरा गेम्स की भावना के अनुरूप शुभांकर के रूप में गौरैया का चुनाव जीवन शक्ति, ऊर्जा और लचीलेपन का प्रतिनिधित्व करता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स विकलांग एथलीटों के बीच खेलों को बढ़ावा देने और उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करने की पहल है। एक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। हो सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स से जो है आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश में किया गया था। 13 दिनों तक 8 अलग अलग शहरों में 23 खेल प्रकारों में 6000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। जहां सभी खेल प्रतियोगिताएं मध्य प्रदेश में आयोजित की गईं, वहीं एक खेल साइकिलिंग दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो 19(a) जो है ना, ये अव्यक्त की आज़ादी के अधिकार से संबंधित है। अभी यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 19 6 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। वो कौन कौन से हैं? पहला देखिए क्या है, वाक्य और अव्यक्त की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, संस्था या संघ या सहकारिता बनाने का अधिकार, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार, किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यवसाय, धंधा या व्यापार करने का अधिकार। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, उनके बारे में जान लीजिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 में वर्णित है। तो पहला फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अनुच्छेद से प्रश्न जो पेपर में आपसे पूछे जा रहे हैं, अगर आपका किसी भी शिफ्ट में अगर एग्जाम लगा हुआ है तो आर्टिकल से प्रश्न जरूर देख कर जाइएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये किस अनुच्छेद में? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ना, ये अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस आर्टिकल में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ना कि विदेशियों के लिए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में वर्णित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने, क्योंकि इन्हीं फैक्ट्स जो है पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी कल मॉर्निंग में। तो व्हाट्सएप ग्रुप जो ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। जल्दी से जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, आप तुरंत ज्वाइन अपने आप हो जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, लिंक पर आपको क्लिक करना है सिर्फ, ठीक है, और ऑटोमेटिक आप ज्वाइन हो जाएंगे। तमिलनाडु की योजना से एक प्रश्न पूछा गया कि तमिलनाडु की योजना 2024 की कौन सी थी। इसको हम कहते हैं तमिल मधुबन योजना, अगस्त 2024। तमिलनाडु नॉन मधुबल योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य और सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करना और उन्हें शैक्षणिक और करियर मार्गदर्शन प्रदान करना है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पूछा गया था धनुष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है।
यह एक लंबी दूरी की स्वदेशी तोप है, धनुष। भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की स्वदेशी तोप धनुष उर्फ देसी बोफोर्स है। इसे पहली बार नई दिल्ली में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित किया गया था। इसका निर्माण जबलपुर स्थित गन कैरिज फैक्ट्री जीसीएफ द्वारा किया गया था। 155 मिमी की तोप की कीमत लगभग 14.50 करोड़ रुपए थी। स्वदेशी बंदूक की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है, जो आयातित बोफोर्स तोपों से 11 किलोमीटर अधिक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था गिरजा देवी किस घराने से संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों, गिरजा देवी जो है ना, ये सेनिया और बनारस घराने से संबंधित है। इसके बारे में, गिरजा देवी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, देख लीजिए आप लोग। गिरजा देवी बनारस घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। राम साहेब बनारस घराने के संस्थापक थे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बनारस घराने के संस्थापक कौन थे, राम साहेब। कहा जाता है कि वह लखनऊ घराने के मक्खू खान के शिष्य रहे हैं। बनारस घराने ने लखनऊ शैली में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। गिरजा देवी कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित हुई, तो देखिए गिरजा देवी जो है ना, यह पद्मश्री पुरस्कार 1972 में इन्हें सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 से इन्हें सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण 1989 से सम्मानित किया गया और पद्म विभूषण 2016 से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, गैट की स्थापना कब हुई थी। तो गैट की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता को हम गैट कहते हैं। यह 1947 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता है। गैट की स्थापना 23 देशों ने की थी। गैट 1 जनवरी 1948 को प्रभाव में आया था। गैट का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच टैरिफ कम करके और कोटा कम करके मुक्त व्यापार करना था। देखिए जनगणना से भी 2 प्रश्न आज पूछे गए थे। अगर आपका किसी भी शिफ्ट में अगर एग्जाम है तो जनगणना से प्रश्न जरूर देखकर जाइएगा। जनगणना 2011 से प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो जरूर देखकर जाइएगा आप लोग। जनगणना से देखिए 2 प्रश्न पूछे गए थे। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1824 में जेम्स प्रिसेप ने इलाहाबाद में जनगणना कराई थी। ठीक है, और 1827 से 28 में जेम्स प्रिसेप ने बनारस में जनगणना कराई थी। जनगणना पिछले 1 दशक में देश की प्रगति की समीक्षा करने, सरकार की चल रही योजनाओं की निगरानी करने और भविष्य की योजना बनाने का आधार है। जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत की जाती है और भारत में यह हर 10 साल में होती है। जनगणना 2011 देश की 1872 से 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद की 7वीं थी। और यहाँ पर देखिए आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि मृत्युंजय कुमार नारायण ये भारत के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं और यह गृह मंत्रालय के तहत आयोजित एक अभ्यास है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख 4A में अनुच्छेद 51A के भाग में है। एक प्रश्न पूछा गया था अदिश और सदिश राशि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अदिश राशि की। वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, आयतन, चाल, विभव आदि। ठीक है, सदिश राशि की अगर हम बात करें तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल, बल, त्वरण आदि। बायोलॉजी से देखिए प्रश्न पूछे गए थे और डांस से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स जो है आपकी 2021 से भी पूछी जा रही है। 2021, 22, 23, 24 से भी करंट अफेयर्स के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति किसने की थी। तो संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा। तो भारत में सबसे गरीब राज्य है बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे अधिक आबादी वाले राज्य होने के बावजूद राष्ट्रीय औसत के क्रमशः 50.8% और 32.8% के साथ सबसे कम प्रति व्यक्ति आय रखते हैं। इसमें देखिए गरीबी की अगर मैं बात करूँ, गरीब राज्य की बात करूँ तो पहले नंबर पर आपका जाता है बिहार।
इसका जो है 32.8%, झारखंड 57.2%, उत्तर प्रदेश 50.8%, मणिपुर 66% और असम 73.7%। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर की अगर मैं बात करूं तो 80.9%, महिला साक्षरता दर 64.63%। केरल की अगर मैं बात करूं तो केरल की 94%, लक्षद्वीप की 91.8%, मिजोरम की 91.3%, गोवा की 88.7%, त्रिपुरा की 87.2%। शीर्ष 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है, जबकि दमन और दीव का 87.1%, चंडीगढ़ का 86.4%, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का 86.6% है। सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए जीके जीएस जो है वो सबसे खतरनाक आ रही है सेकंड शिफ्ट में। और अगर आप जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जनगणना जैसे कि हुआ, आर्टिकल हुआ, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हुए, 2021 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जरूर देखकर जाइएगा आप लोग, और 2011 की जो भी जनगणना के क्वेश्चन जो हैं उनको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और बच्चे मुश्किल से 50 में 25 भी जो है क्वेश्चन बना पा रहे हैं और कोई 30 भी बना पा रहे हैं, लेकिन 100% में कोई जो है वो सही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके सेकंड शिफ्ट के। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, आप अपने ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।